स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के सीरीज में हम लोग जो पढ़ रहे थे उनमें से मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। फिर हम लोग ने होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन शुरू की थी, वहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि कैसे होमोजीनियस हम लोग यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू हेट्रोजीनियस, जबकि हेट्रोजीनियस को सेपरेट करने के लिए इजी टेक्निक्स होती हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अपने कंपाउंड को और कैटालिस्ट को आसानी से। बट होमोजीनियस में हम लोग का जो सेपरेशन होता है वो डिफिकल्ट होता है, उसके बावजूद भी हम लोग होमोजीनियस ही प्रेफर करते हैं। बिकॉज रीजन ये था, हेट्रोजीनियस वालों को हम लोग हाई टेम्परेचर प्रेशर पे प्रोवाइड कराते थे, रिएक्शन कैरी कराते थे, जिसकी वजह से वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते थे जो कि बेनिफिशियल नहीं होती थी। साथ ही साथ में हम लोगों को देखने को मिलता था जो यील्ड होती है वो बहुत कम होती थी इन कंपैरिजन टू होमोजीनियस। होमोजीनियस में रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक होती थी, सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट मिलता था और साथ ही साथ में जो भी यील्ड होती थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे विल्किंसन कैटालिस्ट ने पूरी रिएक्शन को प्रोसीड किया और कैसे एल्कीन के ऊपर H2 का एडिशन होता है और हाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि कैसे उसके बाद हमने वो तो कौन सा था जिसमें विदाउट मेटल हाइड्राइड कैटालिस्ट था। अब हमें बात करनी है जिन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स वालों की, मतलब वहां पे H2 का यूज हो रहा था और कैटालिस्ट मतलब मॉलिक्यूलर H2 जो हाइड्रोजन होती है H2 और कैटालिस्ट यूज करता था उस H2 को एडिशन कराने में एल्कीन के ऊपर। लेकिन अब हम वो पढ़ेंगे जो कैटालिस्ट और उसके खुद के पास एक हाइड्राइड हो, दैट इज मेटल हाइड्राइड डोनर। और लास्ट लेक्चर में जिसको हमने पढ़ा था विल्किंसन, दैट इज मेटल नॉट हैव हाइड्राइड डोनर, सिंपल वो हेडिंग थी। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मोनोहाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स एज कैटालिस्ट। यहाँ पे एट लिख गया है, इसको आप एज कर लीजिए, ये एज होगा, एज कैटालिस्ट है। यहाँ पे हमारा मोनोहाइड्राइडो हाइड्राइड्स कॉम्प्लेक्सेस एज कैटालिस्ट होगा, ना कि एट कैटालिस्ट। हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्राइड ग्रुप जुड़ा होगा, और हाइड्राइड ग्रुप कौन सा होता है? H निगेटिव होता है, उसकी बात करते हैं। हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड सच एज RH Cl PPH3 का होल ट्वाइस। ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है और यूज किया जाता है एज हाइड्रोजिनेशन कैटालिस्ट। सेकेंड है RH CH, यहां पे आप होल थ्राइस कर दीजिएगा, ये लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स है आपके सामने। RH और H है साथ में हाइड्राइड, CO PPH3 का होल थ्राइस और इरिडियम हाइड्राइड CO PPH3 का होल थ्राइस। इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें मेटल से डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन है, ये है जिसको आप हाइड्राइड बोलते हो, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो H पॉजिटिव फॉर्म में, और H जो होता है वो निगेटिव फॉर्म में, मतलब हाइड्राइड की फॉर्म में होगा, इसलिए मेटल हाइड्राइड होगा। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किसको? विल्किंसन कैटालिस्ट को, जिसका फॉर्मूला क्या था? जिसका फॉर्मूला था RH PPH3 का होल थ्राइस Cl। इसमें आपको कहीं पे हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। और हाइड्राइड ऐड कैसे होती थी? इस H2 का ये यूज करता था ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में, वो सीधा कंपाउंड के ऊपर, एल्कीन के ऊपर एडिशन करा देता था। अब हम बात करते हैं द कैटालिटिक साइकिल फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन विद RH CO PPH3 का होल थ्राइस है, यहाँ पे लिखिएगा। इससे हम देखेंगे इसकी कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड कराता है। याद रखिएगा, विल्किंसन कैटालिस्ट पढ़े थे, उससे भी बेटर ये होता है। रीजन क्या है? वहां पे कैटालिस्ट के खुद के पास हाइड्रोजन नहीं था, किसी दूसरे से काम करवा रहा था, और जब भी आपको किसी दूसरे से काम करवाना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है। वो उसने काम किया नहीं किया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इनमें क्या है, ये खुद ही हाइड्राइड डोनर है, मेटल हाइड्राइड डोनर। इसका नाम क्या है? मोनोहाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस एज कैटालिस्ट, मतलब एक हाइड्राइड ये डोनेट करेंगे। और देखिए R के साथ एक H है, इसके साथ भी एक H है और इसके साथ भी एक H। सारे कैटालिस्टों के साथ एक हाइड्रोजन है जो कि हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमारे खुद के पास हाइड्राइड है और हमें वही काम कराना है, हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्राइड का डोनेशन करना है।
तो ये मेरी खुद की इफिशियंसी पे जब मैं चाहूं तब करा लूंगा। दैट मीन्स ये मैं अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मैं चाहूंगा वैसे रिएक्शन हो जाएगी। तो मेरे ऊपर खुद के ऊपर अपना कंट्रोल ज्यादा होगा। बट अगर जब बात आती है विल्किंसंस कैटालिस्ट में, जिसके खुद के पास हाइड्रोजन नहीं होता, उसको क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर H2 जो H2 एनवायरनमेंट से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, तो उसका एडिशन कराना पड़ता है। तो वो उसके ऊपर उसका कंट्रोल कम होता है, इसलिए वो कम फास्टर रिएक्शन होती है। ये वाली ज्यादा फास्टर रिएक्शन होती है। वही चीज है द कैटालिटिक साइकिल फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन विद RH। इसके साथ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, द हाइड्राइड RH PPH3, यहां पे CO भी लिख लीजिएगा, PPH3CO, यहां पर PPH2 और Cl हो जाएगा एक, और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स लिखा है वही है द हाइड्राइड RH PPH2 Cl इज ए मच मोर एक्टिव कैटालिस्ट देन RH Cl PPH3 का होल थ्राइस, जो कि क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसंस कैटालिस्ट। ये वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे है ये भी मैंने बताया, क्योंकि इसके खुद के पास हाइड्राइड होता है, विल्किंसंस के खुद के पास नहीं होता है। वो मॉलिक्यूलर H2 के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एडिशन करा रही है। सिमिलरली द कॉम्प्लेक्स RH CO PPH3, जो कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कराएगा, अंडरगोज easier dissociation of PPH3 ligand to form एक्टिव 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड फर्स्ट। कंपाउंड फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सारे लिखने का मतलब है, आगे मैंने डायग्राम बनाया है, वहां पे आपके लिए ये रिप्रेजेंट किए गए हैं कि कैसे ये 1 कौन सा कंपाउंड 1 होगा, कौन सा 2 होगा। ठीक है, ये कंपाउंड 1 कौन सा है, 2 होगा, वहां देखेंगे। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कह रहा है कि ये कौन सा, देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 2 और ये 3, तो टोटल मिला के कितने कोऑर्डिनेटेड हुआ, पेंटा कोऑर्डिनेटेड हुआ। पेंटा कोऑर्डिनेटेड की जो हम जियोमेट्री बनाते थे वहां पे RH के लिए तो यही बनाते थे, और यहाँ एक वैकेंसी दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक यहाँ से डिसोसिएशन और हो जाएगा, और जैसे ही डिसोसिएशन हो जाएगा तो हमको कौन सी स्पीसीज मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज मिल जाएगी, और टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होगी, अंडरगोज इजियर डिसोसिएशन। एक PPH3 जैसे ही निकलेगा इस पेंटा वाले कोऑर्डिनेटेड से, तो फॉर्म रिएक्टिव स्पीसीज, नई रिएक्टिव स्पीसीज बनाएगा, जो कि 4 कोऑर्डिनेटेड होगी। वो उसका स्ट्रक्चर अभी जो आगे बनाया हुआ है स्लाइड में, उसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 वही है, विच देन कोऑर्डिनेट टू एन एल्कीन। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो एल्कीन से कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि PPH3 बाहर गया है, तो वहां क्या जनरेट हुआ, वहां वैकेंसी जनरेट हुई, और वैकेंसी जनरेट हुई तो वहां पे एल्कीन अपने पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें डोनेट कर सकती है। हमने इसीलिए मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ा था कि कैसे मेटल और एल्कीन जुड़ता है। एल्कीन की जो बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो मेटल की d ऑर्बिटल में दी जाती है, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही बढ़ती है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के एल्कीन के एंटी बॉन्डिंग में डालता है, जिससे कार्बन और कार्बन एल्कीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सब घटता था, लेकिन मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ता था। वही चीज है यहाँ पे, द कोऑर्डिनेटेड 1 एल्कीन इन थर्ड कैन रिएक्ट विद एन मेटल। मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया, ये हमारे सामने है RH CO PPH3 का होल थ्राइस, इसको मार्क कर लीजिए। यही पूरी हमको आज रिएक्शन पढ़नी, इसी की उसी की मैकेनिज्म देखनी। ये कॉम्प्लेक्स लिया, इससे सबसे पहला स्टेज क्या हुआ है, मैकेनिज्म 1 2 छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए, मैं बता रहा हूं वो याद कर लीजिए। वहां से क्या हुआ, सबसे पहले एक PPH3 निकला, तो 4 कोऑर्डिनेटेड बना, वैकेंसी जनरेट हुई, उस वैकेंसी में आके कौन जुड़ गया, वहां पे एल्कीन आके जुड़ गई, वहां पे एल्कीन का एडिशन हो गया। जैसे ही एल्कीन का एडिशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, द कोऑर्डिनेटेड 1 एल्कीन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना है, इन थर्ड कैन रिएक्ट विद ए मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड इन 2 वेज। जो अब हमारा कॉम्प्लेक्स बना है मेटल हाइड्रोजन, याद करिए लास्ट टाइम भी हम लोगों की जो एल्कीन थी वो क्या हुई थी, एल्कीन जो थी कुछ ऐसे मान लीजिए, और यहां से जुड़ा था RH से, ठीक है, और यहां था हाइड्रोजन। तो ये वाली एल्कीन ने क्या किया था, इसके ऊपर मूव की थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नई जनरेट होने वाला मॉलिक्यूल क्या था, CH2 CH3, क्योंकि एक बॉन्ड पहले ही CH2 है, मान लीजिए सारे हाइड्रोजन है, तो CH2 तो इधर से जुड़ गया, और ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर मूव करके CH2 CH3 स्पीसीज बनाया था। लेकिन यहाँ पे, वहां पर तो एक ही मेथड था, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 मेथड से जा सकते हैं। चलिए पहले एक बार मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूं, डायग्राम, तब आपको बेटर समझ में आएगा, नहीं समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जो कि हमने लिया था RH और साथ में H
CO PPH3 पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, यही कॉम्प्लेक्स था। सबसे पहले काम क्या हुआ था याद करिए, सबसे पहला काम हुआ था फॉस्फीन ग्रुप का PPH3 का निकलना, टर्शरी फॉस्फीन का निकलना। तो यहां से हम जैसे ही टर्शरी फॉस्फीन का रिमूवल करेंगे तो यहां पे माइनस PPH3 लिख सकते हैं आप, ये लीजिए माइनस PPH3, ठीक है। PPH3 जैसे ही एक निकलेगा तो एक H एक CO और 2 PPH3 निकलेंगे और यहाँ पे वही स्पीसीज बन गई। इसके बाद क्या हुआ, उसमें वैकेंसी जनरेट हुई, उसमें हमने डाली एल्कीन और एल्कीन डाली तो क्या बना था, एक हमको एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स मिला, मतलब ये वाली यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हुई और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आके इंसर्ट हो गई और आपको बनने वाला कॉम्प्लेक्स ये हमको थर्ड वाला मिल गया। देखिए यहाँ पे हमें थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स मिल गया, ये आपके सामने। अब ये कह रहा है ये दो मेथड से मेटल हाइड्राइड के ऊपर जाएगा, मतलब होता क्या है, ये एल्काइल एल्कीन ग्रुप जो होता है वो यहां से और ये है, ये इसके ऊपर ट्रांसफर होना है। तो विल्किंसंस कैटालिस्ट में इथीन थी और सिंपल मूव करा दिए, CH2CH3 बन गया था। बट यहां पे कह रहा है यहां दो मेथड से बनेंगे क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब कैसे करेंगे सर, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये CH2CH2 यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ जो एल्कीन है, अब ये इसके ऊपर मूव करेगी तो कैसे करेगी, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसने यहां से अटैक किया है इसके ऊपर, मतलब कैसे हुआ देखिए, एक बार इसने ऐसे इंसर्ट किया है और एक बार यहां से किया है। जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट होती है, आपने पढ़ा हुआ है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट से डोनेशन होती है तो उसे बोलते हो मार्कोनिकोफ एडिशन। मार्कोनिकोफ एडिशन का मतलब है वहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर हिंडर्ड साइट से अटैक होने जाता है, एल्कीन हमारी इसमें ऐड होगी आके, तो वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जाता है। आपने क्लास 12th में पढ़ा था मार्कोनिकोफ रूल। वहां पे जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल हमारा रिएजेंट हो, जैसे प्रोपीन होती थी और साथ में HBr लेते थे, तो जो Br था, Br निगेटिव था, निगेटिव मार्कोनिकोव्स की डेफिनेशन क्या होती है, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोस ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये होती है डेफिनेशन। तो यहां पे क्या होगा, वहां से जाएगी और सेंटर वाले जो CH2CH2 ग्रुप होता है, यहां पे तो CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। अब बताइए किसमें हाइड्रोजन कम है, निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसीलिए हमेशा Br यहां आता था और हाइड्रोजन यहां जाके कुछ 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। सिमिलरली इसी की दूसरी मार्कोनिकोव्स की डेफिनेशन होती है, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब सिमिलर वही फिर से चीज है, वही हमारी एल्कीन है, लेकिन अब पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट HBr का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ये है, ये कहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज ऑन द कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए सामने ज्यादा H थे, यहां जाएगा तो बनेगा क्या, CH3, और जो बचा तो ये यहां पे आ जाएगा Br, जो पहले बना था वही 2 ब्रोमो प्रोपेन ही बनेगा सिंपली। अब हम बात कर रहे हैं यहां, सिर्फ आपको ये बताना था मार्कोनिकोव क्या होता है, तो मोर हिंडर्ड साइड से जाएगा तो आपको ऐसा आंसर देखने को मिलेगा। जैसे ही इस साइड से जाएगा तो ये कौन सी होगी, यहां से अगर जाएगा तो इसको आप बोल सकते हो मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव्स रूल। ये तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग गया, लेकिन ये वाला एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स क्या है, इसी का जस्ट एडिशन कि जब निगेटिव पार्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे चला जाए, यहां पे एंटी मार्कोनिकोव्स कौन सा होता है। अभी मार्कोनिकोव क्या बताया, जब Br इधर है लेकिन Br इस बार कहां जाए, टर्मिनल पोजीशन पे चला जाए, वो हमारा होता है एंटी मार्कोनिकोव। उसका जस्ट अपोजिट कर दो तो यहां पे है, ये प्रोडक्ट बना, एक ये बना। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान दीजिए, ये कैसा है, ये हिंडर्ड है, ये यहां पे देखिए PH है, ये R है, ये R है, ठीक है। और एक स्पीसीज बन गई ये जिसमें टर्मिनल है सिर्फ और सिर्फ सीधा CH2 ग्रुप जुड़ा है, इसमें CH3 ग्रुप भी है उस कार्बन से, मतलब एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप हो, और एक कार्बन पर एक CH3 ग्रुप हो, एक R ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो। तो कौन सा हिंडर्ड होगा, ये वाला हिंडर्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसमें भी है, एक इसमें भी है, R ग्रुप इसमें गया है और यहां पे CH3 है, यहां R है, और इसमें क्या है, सामने CH2R गया है। तो
तो वो वाला ज्यादा हिंडर्ड है। तो यहां तक हो गया है। अब आगे हम अभी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन वाइज चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी एल्कीन तक जुड़ गई। तो यहाँ पे बोल रहा है द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन कैन रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए टू मेथड्स, वन टू रिएक्ट इन ए मार्कोनिकोव रूल टू फॉर्म ए सेकेंडरी ब्रांच्ड एल्काइल डेरिवेटिव। बताइए ये सेकेंडरी है कि नहीं? यहां इस कार्बन से एक इधर कार्बन लिंक है, एक इधर कार्बन लिंक है, सेकेंडरी है और ब्रांच है कि नहीं है? सिंपल है। लेकिन यहां पे क्या है? डायरेक्टली लिंक है, तो ये तो प्राइमरी है। ये वाला प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ब्रांच है। ये लीनियर है और प्राइमरी है, और ये एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग गया है, यही लिखा होगा। देखिएगा यहाँ पे एल्काइल डेरिवेटिव द अदर वे, मतलब जो नीचे वाला दिखाया है अदर वे टू इज टू रिएक्ट विद एन एंटी मार्कोनिकोव वेव टू फॉर्म ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेन एल्काइल डेरिवेटिव। प्राइमरी यहाँ पे लीनियर चेन डेरिवेटिव होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं, लीनियर। लीनियर लिख लीजिएगा, लीनियर चेन डेरिवेटिव्स। और वो फिफ्थ पॉइंट है, ये रहा यहाँ पे फिफ्थ वाला। ये फिफ्थ है, फोर्थ के लिए वो है जो कि ब्रांच्ड है और सेकेंडरी है, प्राइमरी है ये और लीनियर है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द बल्की। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, वही चीज जो मैंने अभी बताई कैसे बल्की है। देखिए द बल्की ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ग्रुप्स आर इन ए ट्रांसपोजिशन एंड रिजल्टिंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स आर CH2 आर विल एक्सपीरियंसेस मच लेस स्टेरिक इंटरेक्शन देन विल बी ए बल्कियर ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। मतलब अगर हमारा एल्काइल ग्रुप जब है प्राइमरी वाले केस में है, यहाँ पे प्राइमरी वाले केस में है, तो ये इधर है, ये ट्रांस में है और ये ट्रांस में 180 में है, और ट्रांस में तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे ये लेस रिपल्सन फुल कर रहा है स्टेरिक का, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है और यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर अगर दूसरा आर ग्रुप आया, दैट मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है ऊपर वाले में, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है तो अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन चाहे कहीं हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक चाहे हो चाहे स्टेरिक हो, कहीं भी अगर हिंड्रेंस बढ़ेगी तो वो अनस्टेबल होगा। सिंपल सी चीज है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, इसकी वजह से दिस लेस स्टेबल सेकेंडरी एल्काइल स्पीसीज, कौन सी? जो कि ये ऊपर वाली है, दिस लेस स्टेबल सेकेंडरी एल्काइल स्पीसीज, इसके लिए बोल रहे हैं क्या होगी? कैन देयरफॉर बी एक्सपेक्टेड टू अंडरगो द बीटा हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है, याद करिए क्या होती थी? एल्कीन मेटल के कार्बन पे पहला अल्फा फिर दूसरा बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल ले लेता था और एल्कीन मेटल के साथ जुड़ जाती थी और बाद में एल्कीन भी बाहर हो जाती थी मेटल से। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे होगा। देखो ये वाला कार्बन जो सबसे पहले अगर आपको जो दिख रहा है, ये वाला कार्बन की पोजीशन पहली है, तो ये अल्फा और ये बीटा। आर ग्रुप का तो छोड़ ही दो, अब इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा, और जैसे ही बीटा हाइड्रोजन होगा तो यहां से निकलेगा एक, ये CH2 लिख लो, एक हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, ये RH ले लेगा। तो हमें स्पीसीज जैसे ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन मिलेगी, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए हमको प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा RH PPH3, ट्रांस में ही रहेंगे PPH3, नीचे है हमारा CO। अब ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के हमें कुछ ऐसे दिखेगा CHR, और साथ में ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये हो गया CH2। ध्यान से देखिए, यही ग्रुप हमने लिया था, H होता नहीं है, H को छोड़ दो तो यहाँ R, और इधर भी कुछ नहीं रिप्रेजेंट करो क्योंकि CH2 ही है। तो ऐसे देखिए, यही एल्कीन हमने ली थी यहाँ पे, ये और एक R ग्रुप, देखिए इसी के साथ तो R ग्रुप है और पूरा एल्कीन है, यही है सिंपल। मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ऊपर वाला जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग गया है वो किसी काम का ही नहीं हमारे, क्योंकि वहां से वो रिपल्सन फील करते हुए वापस रिवर्स में रिएक्शन चल देगी और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के थ्रू हमको यही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। यही कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो फिर मान लीजिए मार्कोनिकोव वाला ज्यादा होता है क्योंकि वहां से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, तो 100 मॉलिक्यूल थे तो 100 में से 80 ये बनाए और 20 ने एंटी बनाया। लेकिन ये रिपल्सन करके फिर यहाँ पे आए, 80 में से हम कह रहे हैं 80 के 80 यहाँ पे आ गए, और 80 में इस बार ऊपर कितने बनाए, मान ली क्योंकि यहाँ बनने के बाद आधे 80% ऊपर जाते हैं, तो 80 का हम लोग अगर 80 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 64 हो जाएगा।
64 मॉलिक्यूल ऊपर गए और बचे हुए कितने 16 हुए वो नीचे आ गए। ठीक है, तो नीचे देखो पहले 20 आए थे, 16 ये आ गए, 36 हो गए, अब ऊपर 64 बचे। अब ये 64 फिर नीचे आएंगे क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, फिर 64 का 80% ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करके ओवरऑल फाइनली ऊपर वाला कंपाउंड मिलता ही नहीं है ड्यू टू मोर रिपल्सन, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो हमारा प्रोडक्ट नीचे ही वाला बनता आता है। फिर यहाँ पे ऐसे रिएक्शन करके फाइनल प्रोसेस होता है। क्या होता है देखिए, ड्यू टू दिस लेस स्टेबल सेकेंडरी अल्काइल देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, या बीटा हाइड्रोजन यहाँ लिखने का मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, टू गिव ए ओलेफिन एंड आरएच मोर इजिली। एंड क्या है, जो हाइड्रोजन बीटा का निकला है वो कहां जाएगा, मेटल पे डायरेक्टली जाएगा, तो उसको ही बोला है कि आरएच बॉन्ड मिलेगा और ओलेफिन मिल जाएगी। मैंने बताया ना एल्कीन निकल जाएगी और वही एल्कीन मेटल से फिर से पाई बॉन्ड से जुड़ जाएगी, जो कि पहले थी वही फिर से बन जाएगी स्पीसीज। फिर क्या है, मोर इजिली एंड एट ए कंपटेटिव और ए फास्टर रेट देन द स्लो H2 ऑक्सीडेटिव एडिशन। मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी, नीचे वाली जो है वो स्लो हो रही है, ये जो नीचे रिएक्शन होगी ये स्लो होगी, वो फास्ट होगी, लेकिन कोई यूज की ही नहीं क्योंकि रिवर्सिबल है, बार बार ऊपर नीचे होती रहेगी और उससे हमको कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। दिस ऑक्सीडेटिव एडिशन इज द रेट डिटरमिन। नहीं, अगली स्टेज अभी यहाँ पे हो जाएगा कि फास्टर रेट देन द स्लो H2 ऑक्सीडेशन एडिशन टू गिव ए कंपाउंड 6। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वाली रिएक्शन तो फास्ट होगी, ये वाली स्लो होगी, लेकिन इसके ऊपर अब हम कराएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 टेट्रा कोऑर्डिनेटेड। वैलेंसी कितनी है देखिए, सिर्फ और सिर्फ -1 का ये है, -1 का सिर्फ और सिर्फ CH2 है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो कंपाउंड के ऊपर +1। देखो हेक्सा यहां पर हमारा क्या है 1 2 3 4 है और यहाँ पे H2 है, और आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पे CO लिखना, यहाँ पे CO लिख लीजिएगा, ये ठीक है, ये लीजिए। वहां पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ वैलेंसी +1 में है और यहाँ देखिए -1 -1 और ये तो न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल, मतलब वैलेंसी भी +2 से बढ़ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से बढ़ गया। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कि वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुई है। तो आपके सामने मैंने लिख दी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुई है और इसको CO लिख लीजिएगा, ये मिस हुआ था। अब उसके बाद है द ऑक्सीडेटिव एडिशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप होता है आपको पता है, स्लो होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, वो स्लो होता है और स्लो स्टेप ही ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और कैटालिटिक साइकिल का द स्पीसीज 6 फॉर्म्ड एलिमिनेट एल्केन, जो अब स्पीसीज 6 बनी है वो फाइनली एल्केन बनाएगी, जो कि हमारा मेन मेजर प्रोडक्ट है। हम यही तो चाहते हैं कि एल्कीन से एल्केन बन जाए, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजनेशन होके एल्केन मिले, वही यहाँ पे हमें एल्केन मिलेगी, जिसका फॉर्मूला RCH2CH2 होगा। और ये रहा कैसे बनेगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं ये स्पीसीज कैसे आई। यहां से सबसे पहले कंपाउंड टूटा, PPH3 निकला, एक्टिव हुआ, एल्कीन का कोऑर्डिनेशन हुआ, एल्कीन ये बनी। थर्ड वाले में 2 मेथड है, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, लेकिन ये वाला टूट रहा है बार बार ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, एक इधर से एक इधर से, उसकी वजह से टूट के फिर से इसी स्टेज में आ रहा है। और जैसे ही स्टेज में आएगा फिर से, ये तो नीचे बन ही रहा था, ये मेजर हो जाएगा, मेजर के बाद इसके ऊपर H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, H2 का ऑक्सीडेशन एडिशन होगा, तो आपको हेक्सा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिलेगी। देन फाइनली ये दोनों एक दूसरे के सिस में आ गए हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 से सॉरी यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 से 4 में जा रहा है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऊपर 1 में है। और यही हमने पढ़ा था कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों एक साथ माइनस अगर में 2 होते हैं, कम होते हैं 2, तो रिडक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक साथ बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 आ रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 आ रही, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन। और इस रिएक्शन में ऊपर जाने पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से घट रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से -1, मतलब 2 से घट रही, मतलब दैट मींस दिस रिएक्शन इज रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। और फाइनली वी गेट, देखो यहां CH3CH2R, मतलब फाइनली वी गेट एल्केन, जो कि हमें बनाना था एल्कीन से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से, ये मिल गया। और फर्दर पूरी रिएक्शन कैटालिटिक साइकिल चलती रहेगी। इसके बाद हम आगे मूव करने से पहले आपको बता दें, विज्ञान वृक्ष आपके लिए आपके सेमेस्टर का फुल सेमेस्टर कोर्स लाया हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहां के सिलेबस वाइज, सीक्वेंस वाइज, पूरा पैटर्न वाइज आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग
यूनिट वाइज आपका सिलेबस रिकॉर्ड किया गया है, जिसको आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही लेस अमाउंट में, नियर अबाउट 400 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स अवाइल किया जाता है। साथ ही साथ में आपको उसी 400 रुपीज़ के जो आसपास प्राइस है उसी में आपको दिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन। आप उसका जीरोक्स निकलवाते हैं और बहुत सारे पेपर्स लाते हैं, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराते हैं, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन कराते हैं तो उनकी पीडीएफ भी देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही प्रीवियस ईयर वाली बुक्स खरीदने की जरूरत है, बिकॉज नोट्स हम देंगे, हमारे नोट्स होंगे, आपको पीडीएफ होंगी, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है स्लाइड्स में उन्हीं में अगर आपको कुछ बेटर और लिखना है तो आप उनको वहां पे एडिट कर लीजिए। साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको हम लोगों ने वीडियो फॉर्म में दिया है और साथ ही साथ में उनका भी रिटन सोल्यूशन आपके पास चला जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्व कराया है वही पीडीएफ आपको दी जाती है। अगर आप अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी मास्टर्स को बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह से करना चाहते हैं, तो आपके लिए CUET PG जैसा कोर्स होता है उसको आप परचेज करिए और अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे कॉलेज से MSc करने का सपना पूरा करिए। बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका IIT गेट जैसे मतलब IIT जैम या MSc IIT से करना चाहते होंगे, या उन्होंने IIT जाने का सपना देखा होगा। तो विज्ञान वृक्ष आपके IIT जाने के सपने को साकार करने में आपकी मदद कर पाता है, हेल्प करता है, बिकॉज जैसे इसकी कोर्स की फीस बिल्कुल नेग्लेजिबल है। सोचिए 400 के आसपास कौन सा ऐसा कोर्स मिलेगा जिसमें आपको पूरे 6 मंथ का कोर्स मिलता है, पूरा फुल रिकॉर्डेड कंटेंट आपका 400 के आसपास है। सिमिलरली IIT जैम का कोर्स भी आपको एकदम नेग्लेजिबल अमाउंट में मिलता है, और CUET PG और IIT जैम जैसे कोर्सेज पे आपको मिलती है फ्री टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी टेस्ट जो ऑल इंडिया रैंकिंग है उसको चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ में जब आप एग्जाम देने जाते हैं उस समय आपको एग्जामोफेबिया नहीं होता, मतलब एग्जाम का डर नहीं होता, बिकॉज यू ऑलरेडी डन 20 to 30 एग्जाम्स ऑलरेडी, जो कि आप टेस्ट सीरीज में देते रहते हैं, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट टाइम फाइनल टाइम एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पे जो रियल टाइम एनालिसिस होती है वो बहुत ईजी होती है, क्योंकि आपने उसी पैटर्न पे कम से कम 20 से 30 टेस्ट पहले दे रखे हैं। बट अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर के फर्स्ट ईयर में है, MSc के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, या आप MSc कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का भी कोर्स विज्ञान वृक्ष बहुत ही नेग्लेजिबल अमाउंट में आपको प्रोवाइड करता है। आपको पता है IIT गेट में अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको मिलता है डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस में, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस में, अच्छे अच्छे PCUs में आपको इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती है। इसरो, DRDO, बार्क, ONGC, गेल, बेल जैसी जगहों पर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती किसी कारणवश, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक भी क्वालिफाई कर लिया IIT गेट तो उसकी वजह से आप किसी भी IIT से MTech कर सकते हैं। बिकॉज मान लीजिए अगर आपने MSc कर ली है या MSc के समय आपने ध्यान नहीं दिया है, ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं IIT जैम के थ्रू नहीं, तो आपका IIT जाने का सपना MTech करके पूरा हो सकता है। या अगर आपने मास्टर्स पहले ही कर ली है कहीं से, MSc कर ली है नॉर्मल कॉलेज से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अब भी आपका अपना सपना है कि IIT से कुछ तो करना है, मुझे कभी ना कभी तो जाना है, पढ़ना है, तो आप वहां से जाके PhD इनरोल करा सकते हैं, जिसमें आप इनरोल कराएंगे तो आपको IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में आपको मिलती है फेलोशिप थ्रू आउट योर PhD, जब तक आप PhD करते हैं। साथ ही में अगर आपका पैशन टीचिंग में है और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है CSIR नेट, जिसको क्रैक करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप GRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलती है भारी भरकम फेलोशिप, जिससे आप को मतलब आपकी PhD आसानी से होती रहती है। और अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी आपकी फेलोशिप का अमाउंट था उसको भी इंक्रीज कर दिया है। तो आप अगर कहीं से भी PhD करेंगे तो आपको मिलेगी फेलोशिप, वो भी कंटिन्यूअस 5 ईयर तक।
हम लोगों ने सेकंड देख लिया। सबसे पहले तो देखा था कि वो कैटालिस्ट जिनके पास मेटल हाइड्राइड नहीं होते थे, जैसे कि विल्किंसन कैटालिस्ट RH PPH3 का होल थ्राइस Cl, उसमें H है ही नहीं, हाइड्राइड है ही नहीं। फिर सेकंड अभी हमने पढ़ा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कैटालिस्ट जिनके पास हाइड्राइड होते थे, हाइड्राइड डोनर्स होते थे, कौन से, जैसे RHH CO PPH3 का होल ट्वाइस अभी पीछे पड़ा है, या होल थ्राइस वाला पीछे पड़ा है। अब बात आती है हाइड्रोजिनेशन बाय अर्ली ट्रांजिशन मेटल एंड लैंथेनाइड कैटालिस्ट। ये हमने देखा था। अर्ली ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनको हम अर्ली बोलते हैं। वैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक बोलते हैं। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन वालों को हम लोग जो है मिडिल या नॉर्मल बोल देते हैं। उसके बाद निकिल वाले, कोबाल्ट वाले, कॉपर, जिंक, ये सब लेट मेटल्स होते हैं जनरली। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेवरल अर्ली ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, एग्जांपल टाइटेनियम 3, क्योंकि आपको पता है स्कैंडियम और टाइटेनियम में यहाँ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और टाइटेनियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक d इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इसकी कन्फिगरेशन होती है AR का मतलब होता है आर्गन, और आर्गन लिख देने का मतलब आपने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद होता है 4s2, फिर होता है 3d2। तो 2 और 2 और वैलेंसी है 3, मतलब +3 में है, तो ये 4 में से कितने निकाला इसने, इसका मतलब +3 में है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन, 3 तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया पॉजिटिव में, तो अब बचा कितना होगा, 1। मतलब अगर टाइटेनियम +3 में लिखा है तो उसको हम ये लोग बोल सकते हैं कि ये D1 सिस्टम है। हाइड्राइड हैव ए लॉन्ग बीन नोन फॉर, ये जो है टाइटेनियम +3 की फॉर्म में हम लोग जानते हैं एज ए कैटालिस्ट। कैसे, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलरली मेटालोसिन कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड सच एज, मेटालोसिन क्या होती है, याद करिए मैंने एक बार बताया था, फेरोसिन नाम बोला था आपके सामने। जब भी कोई इस तरह की स्पीसीजेस, जब भी कोई इस तरह की हेप्टिसिटी वाली, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, C6H5 है, C6H6 है, या C5H5 है, इसमें कोई मेटल को लिंक करो तो इस तरह की स्पीसीज हमारी मेटेलोसीन्स बोली जाती हैं। जैसे इसका नाम फेरोसीन है, क्रोमियम लगा दो और ऊपर एक बेंजीन और नीचे एक बेंजीन लगा दो, उसे क्रोमोसिन बोलते हैं, इसको फेरोसिन बोलते हैं। वहां क्रोमोसिन क्योंकि क्रोमियम मेटल है, इसको फेरोसिन क्योंकि फेरस इसमें मेटल होता है। तो आपके सामने है, इनको बोला जाता है मेटलोसिन, उसी को बोल रहा है सिमिलरली मेटलोसिन कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड। लेकिन यहाँ पे फेरस के लिए पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ लैंथेनाइड मतलब F ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, और ये कौन सा है, F ब्लॉक का ल्यूटेटियम है। और Cp2 है, देखिए वही है ना, एक रिंग ऐसे होगी और एक नीचे 5 मेंबर की रिंग और ल्यूटेटियम बीच में होगा, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा ये। और Cp2 और TH मतलब थोरियम, ये भी कैसा है, F ब्लॉक एलिमेंट है। वेयर एज Cp स्टार क्या है, आज तक अभी सर आपने ये नहीं बताया, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ी, आप हर बार Cp बताते थे। तो Cp होता है ये, और इसका फॉर्मूला होता है C5H5, सिंपल सी। और Cp स्टार कुछ और नहीं है, वही हमारा स्केलेटन है, बस हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, Me ग्रुप आ जाएगा। सारे के सारे Me ग्रुप आ जाएंगे और कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आपको ये दिख रहा होगा, इसका फॉर्मूला तो H5 था, H हमने सारे हटा दिए, तो अब क्या हो जाएगा, C5 और Me5 हो जाएगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हो Cp स्टार, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो Cp। शायद ये समझ में आए होंगे आपको। वेयर आर दीज आर वेरी रिएक्टिव, है ना, साइक्लोपेंटाडाइन ग्रुप है, इसको बता रहा है, देखो फॉर्मूला भी लिख दिया। आर वेरी एक्टिव कंपाउंड्स कंपेयर टू विल्किंसन कैटालिस्ट, नियरली 100 टाइम मोर एक्टिव। जो ये कंपाउंड्स हैं हमारे F ब्लॉक वाले हैं, ये मेटलोसिन के हैं। देखिए याद रखिएगा, ये मेटलोसिन बनाई कैसे गई है, देखो ये एक है, और यहाँ लिख लीजिए ल्यूटेटियम, और फिर एक फेरोसिन बना लीजिए, और यहाँ साइक्लोपेंटाडाइन, और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों लगा है, अरे ये वही हाइड्रोजन है जिसकी हाइड्राइड डोनेशन होनी है। सिमिलरली इसमें भी देखो Cp तो 2 है, एक हाइड्राइड है, यही हाइड्राइड एज ए हाइड्रोजन, यही एज ए हाइड्राइड डोनेट होगी एल्कीन के ऊपर, ये बताना था। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ H2 कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस हाई वैलेंट लैंथेनाइड। ऑक्सीडेशन एडिशन इनमें नहीं होती है, बिकॉज अगर आप देख रहे होंगे Cp के ऊपर क्या होता है, बताया था, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए ये निगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और निगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज फेंकेगा, मेटल के ऊपर +1 देगा। और अगर +1 देगा तो इसके पास कितने हैं, 2, तो मेटल किस में गया,
+2, लेकिन हाइड्राइड भी है, ए का हाइड्राइड -1 तो मेटल के ऊपर +1, तो इसकी वजह से -1, इन दोनों की वजह से -2, तो मेटल किस में हो गया +3 में। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन की डेफिनेशन बताई थी, व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। यहाँ +3 है तो कितना पहुंचेगा, +5 में पहुंचेगा। लेकिन हमारे कोई भी लेंथेनाइड जब पढ़ते हैं तो +5 में नहीं पढ़ते हैं, उनको +3 में ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा +4 उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखते हैं तो +3 में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2 कैन नॉट इन्वॉल्व इन दिस, कहाँ पे ये लिखा है, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वुड रिक्वायर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन एडिशन क्यों नहीं होता है H2 का, कैन नॉट इन्वॉल्व इन ए हाई वैलेंट लेंथेनाइड। इसका रीजन दिया गया है, दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विड रिक्वायर द लेंथेनॉइड इन +5, क्योंकि प्रेजेंट में +3 है और ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद 2 यूनिट से बढ़ेगा तो +5 में होगा, और +5 स्टेट विच इज नॉट पॉसिबल। लेंथेनॉइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, +1 +2 +3 +4 तक जाती है, और मोस्टली जो होती है 80 से 90% वो +3 में स्टेबल रहते हैं सारे के सारे। उसके बाद इनफैक्ट द कैटालिटिक साइकिल इन्वॉल्व 4 मेंबर, कैटालिटिक जो साइकिल होती है उसमें 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है मेटल से कार्बन के ऊपर, क्योंकि मेटल के ऊपर तो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, वो ट्रांसफर हो जाएगा एल्कीन के कार्बन के ऊपर। और यही इसके हाइड्रोजिनोलिसिस के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आगे ड्रॉ किए हैं। चलिए मैकेनिज्म एक बार आपको समझा देता हूं। ये क्या है, मेटल है, कौन सा, लेंथेनाइड का, मतलब ल्यूटेटियम जो Lu वाला था, या तो हो सकता है वो थोरियम हो, या तो वो Cp2LuH, एक ये मेटल पीछे दिया था, कौन सा है, Cp2LuH, दूसरा क्या दिया था, Cp2 थोरियम H, ये दिया था। अब इनमें से कोई भी मेटल है उसके साथ हाइड्रोजन, ये Cp नहीं दिखा रहे, सिर्फ LuH मेटल और हाइड्राइड का सिंपल दिखाया गया है। एल्कीन ली, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखिए जैसे ही एल्कीन लेंगे तो इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मेटल के साथ हमेशा कैसे लिंक होता है कोई भी एल्कीन, मैंने आपको मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स के लेक्चर लिए, वहां बहुत अच्छे से MOT के थ्रू समझाया है कि एल्कीन के पास होता है फील्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में दे देती है एल्कीन। तो यहाँ पे जो पाई ऑर्बिटल फील्ड है ये इसकी ऑर्बिटल में देगी, जैसे ही देगी तो यहां पे कुछ आपको इस तरह का इंटरेक्शन बनते दिखेगा, जो कि बाद में सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर क्या होगा, अब ये जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा था उसी समय ये बॉन्ड ये वीक होने लगा, और ये जो शिफ्टिंग है एक कार्बन पे हो गई, और इस हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये वीक होने लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये भी तो 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ये रहा। अब इनके बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है, इसके बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है, और ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है, और ये पहले जो बॉन्ड था ये भी टूटने लगता है। तो 2 बॉन्ड बनने लगते हैं और 2 बॉन्ड टूटने लगते हैं। कौन कौन से, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं तो समझ में आएगा। ये लीजिए, यहां पे इसकी ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ब्रेक हो रहा है। यहां पाई पहले से प्रेजेंट था तो ये भी ब्रेक हो रहा है। फॉर्म कौन सा हो रहा है, ये, और ये फॉर्म हो रहा है। ये कैसी है, ये सिंबल जो होता है ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है। किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस तरह का डैगर टाइप का सिंबल हो, दैट रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एक खाली एक इमेजिनरी स्टेट होती है, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। इंटरमीडिएट भी हमारी कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनको नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अगर लोअर टेम्परेचर वगैरह करके हम लोग कार्बोकैटायन निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, बट बहुत ड्रास्टिक कंडीशन। लेकिन इनको तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते हैं, ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऐसे है, जैसे ही आप जो लिखा है वो कर दीजिए, इनका बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, इससे M का बॉन्ड और इसका H का बॉन्ड बनाइए, सामने आपको ये स्पीसीज दिख रही होगी। सिंपल सा, क्योंकि टेट्राहेड्रल आ गया इसलिए वेज डैश मैंने दिखा दिया। फिर इसके बाद इसमें H2 स्लो, H2 लेकिन ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगी बच्चों, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के लिए +3 में तो पहले ही हमारा मेटल है, उसको +5 में जाना पड़ेगा। इसलिए यहां पे जो H2 आएगा तो मेटल पहले से लिंक है। मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये इसी एल्कीन को हमने ऐसे टिल्ट कर लिया, इस पोर्शन को इधर और मेटल वाले पोर्शन को नीचे कर लिया। अब मेटल के पास जो बॉन्ड है यहां पे मान लीजिए पहले बना है तो डेल पॉजिटिव होता है, H आए तो H जो होता है आपको बताया था, याद करिए, Br2 जो होता है उसमें स्लाइटली पोलराइजेशन होता है, किसी एक को तो पॉजिटिव निगेटिव दोगे थोड़ा सा,
100% पोलर नहीं होता है कोई बॉन्ड और 100% आयनिक नहीं होता है कोई बॉन्ड। 100% पोलर वाले में कुछ पॉइंट आयनिक कैरेक्टर होते हैं और 100% आयनिक वाले में कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। सिमिलरली कुछ आयनिक होंगे तो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा तो पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला अगर निगेटिव, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो कहां जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला आ रहा है तो कहां जाएगा, इस पे जाएगा। सिमिलरली मेटल के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है, मेटल के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या होगा, वो यहां से गायब हो जाएगा। मतलब जो आने वाला होगा H2 होगी, जो नई H2 आ रही है वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले से जुड़ेगा तो ये रहा, और ये वाला पॉजिटिव कार्बन से जुड़ जाएगा तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी 4 मेंबर की, जो अभी पीछे बात किए थे। यहां भी 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट और एक ये भी 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, सिमिलरली उसी तरह यहां पे बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक करिए। देखिए ये तो पहले से प्रेजेंट था मेटल वाला, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला पहले से प्रेजेंट H2 HH आया था तो पहले से प्रेजेंट था ना, ये तो ब्रेक हो जाएगा। अब फॉर्म कौन सा होगा, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। स्टेप ले जाइए, यहां से ब्रेक हुआ तो M निकला और इधर से H इधर चला गया और F निकला, मतलब MH निकला। देखिए MH यहां पे मैंने एरो दिखाया और दूसरी स्पीसीज क्या निकली, ये MH निकल गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन। ये रहा हमारा एक, इस वाले कार्बन के ऊपर तो देखो हाइड्रोजन CH3 CH3, हाइड्रोजन CH3 CH3, इसके ऊपर CH3 CH3 और एक हाइड्रोजन CH3 CH3 एक हाइड्रोजन। मतलब आपको यहाँ पे क्या हुआ, एल्केन से एल्कीन की फॉर्मेशन देखने को मिल गई। सिंपली यहाँ पे एल्कीन से एल्केन की फॉर्मेशन देखने को मिल गई। यही हमारी रिएक्शन थी, किस चीज की, हेलोजिनेशन, सॉरी हमारी यही रिएक्शन थी किसी भी एल्कीन का, किसी भी ओलेफिन का हाइड्रोजिनेशन। और हमने पहला मेथड पढ़ लिया था जहां पे मेटल हाइड्राइड ही नहीं होते थे, वहां पे H2 मॉलिक्यूलर H2 का होता था। फिर आज हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में वो कैटालिस्ट जिनके पास मेटल हो और साथ में उन्हीं से लिंक हाइड्राइड हो। और थर्ड इसी में पढ़े कि मेटल हो हाइड्राइड हो, लेकिन जो मेटल हो वो अर्ली ट्रांजिशन मेटल हो या तो डी ब्लॉक सॉरी F ब्लॉक वाले हो। और इनको अलग क्यों किया, क्योंकि ये ज्यादा फास्टर रिएक्शन देते हैं और इन वालों से डिफरेंशिएट है क्योंकि इनमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, उनमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होता है, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लेंथेनाइड होते हैं +3 +4 तक जाते हैं और मैक्सिमम +3 शो करते हैं अच्छे से ज्यादातर, लेकिन +5 में जाना पड़ेगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उनको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देनी है तो, इसलिए वहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होती है और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमारी पूरी साइकिल जाती है। मैंने आपको दोनों की साइकिल बहुत अच्छे से समझाई, शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।